नमस्कार। के न्यूज नेशनल के मंच पे आपका स्वागत है। मैं हूं जागृति। देखते हैं देश विदेश की अब तक की बड़ी खबरें। एक नजर हेडलाइंस पे। ईडी ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा को आज समन्स भेजा है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में आईएसआईएस खुरासान ग्रुप के ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने एक विवादास्पद बयान दे दिया। तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता पर बलपूर्वक कब्जा जमाने के बाद से सीमा पार आतंकियों की हलचल बढ़ गई है। और बक्सर के राजपुर प्रखंड में मानिकपुर गांव के हाई स्कूल के पास मैदान में इमरजेंसी लैंडिंग करने वाले चिनूक हेलीकॉप्टर ने चौथे दिन उड़ान भरी। खबरों में अभी देखें तो प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा को समन्स भेजा है। जांच एजेंसी ने सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक को 3 सितंबर को पेश होने के लिए कहा, वहीं रुजिरा को 1 सितंबर को बुलाया है। इन दोनों से मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला घोटाले में पूछताछ हो गई। ईडी ने दोनों से बैंक डिटेल भी मांगी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी को सीबीआई ने कथित कोयला चोरी घोटाले में रविवार को 2 बार नोटिस जारी किया था। सीबीआई के समन्स का जवाब देते हुए रुचिरा बनर्जी ने कहा था कि जांच में 23 फरवरी को शामिल होंगी। बनर्जी ने सोमवार को कहा कि कथित कोयला चोरी घोटाले में पूछताछ के लिए केंद्रीय एजेंसी अपना एक दल मंगलवार को उनके घर पर भेजे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम रविवार को रुजिरा को कथित कोयला चोरी मामले की जांच में शामिल होने के लिए नोटिस देने कोलकाता स्थित घर गई थी। रुजिरा घर पर मौजूद नहीं थी। रुजिरा के सोमवार को समन्स का जवाब देते हुए सीबीआई से मंगलवार को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे के बीच अपने आवास पर आने को कहा। उन्होंने सीबीआई को लिखे एक पत्र में कहा, हालांकि मैं इस कारण के अनभिज्ञ हूं कि मुझे पूछताछ के लिए क्यों बुलाया जा रहा है या जांच का विषय क्या है। आप अपनी सुविधा अनुसार कल 23 फरवरी 2021 को पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मेरे आवास पर आ सकते हैं। उन्होंने कहा, आप कब आएंगे, कृपया उनकी जानकारी मुझे दें। अफगानिस्तान में आईएसआई खुरासान के ग्रुप के ठिकानों पर आज अमेरिका ने ड्रोन से हमला किया। यह हमला अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में किया गया, जो कि पाकिस्तानी सीमा से लगा हुआ है और आईएसआई का गढ़ माना जाता है। यहां अमेरिकी हमले में काबुल धमाकों का मास्टरमाइंड मारा गया। अमेरिकी रक्षा विभाग के हेडक्वार्टर्स पेंटागन की तरफ से ये जानकारी दी गई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी ड्रोन ने मध्य पूर्व के किसी अज्ञात लोकेशन से बीती रात उड़ान भरी और आईएसआई के आतंकी को उस वक्त निशान पे बनाया जब वह अपने दूसरे सहयोगी के साथ कार में सवार था। ये दोनों अमेरिकी हमले में मारे गए हैं। गुरुवार को काबुल एयरपोर्ट पर आईएसआई के फिदाइन हमला किया था, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिकों समेत 170 लोग मारे गए थे। इसी के बाद अमेरिका ने चेतावनी भी दी कि काबुल हमले का बदला लिया जाएगा और आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि काबुल एयरपोर्ट पर हमला करवाने वालों के बारे में जानते हैं, उन्हें सही समय और सही जगह पर करारा जवाब दिया जाएगा। इसके पास से 33 घंटे के अंदर ही अमेरिका ने बीती रात आईएसआई खुरासान ग्रुप के ठिकाने पर ड्रोन स्ट्राइक कर दी। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत के बीच काबुल एयरपोर्ट पर एक और आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा कि वे काबुल एयरपोर्ट से तुरंत हट जाए क्योंकि वहां खतरा है। अमेरिकी दूतावास की तरफ से जारी किए गए अलर्ट में काबुल एयरपोर्ट के अब्बे गेट, ईस्ट गेट और नॉर्थ गेट का खास तौर से जिक्र किया गया है। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने एक विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत में संविधान और धर्मनिरपेक्षता तभी तक है जब तक देश में हिंदू बहुसंख्यक है। अगर भारत में हिंदू बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक बन गए तो संविधान और धर्मनिरपेक्षता में से कुछ भी नहीं बचेगा। उन्होंने यह बात गांधीनगर में भारत माता मंदिर के कार्यक्रम के दौरान कही थी।
माना जाता है कि ये गुजरात का पहला भारत माता मंदिर है। बता दें कि यहाँ विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया था, जिसमें डिप्टी सीएम ने ये बातें कही। उन्होंने कहा, कुछ लोग इस देश में धर्मनिरपेक्षता और संविधान की बातें करते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप चाहे तो इसे रिकॉर्ड कर लें। जिस दिन इस देश में हिंदुओं की संख्या घटने लगी और दूसरों की संख्या बढ़ने लगी, इसी के बाद इस देश में ना धर्मनिरपेक्षता रहेगी, ना लोकसभा रहेगी, ना संविधान बचेगा। सब कुछ हवा में उड़ जाएगा और दफन कर दिया जाएगा। कुछ नहीं बचेगा इस देश में। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में गुजरात के गृह मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा समेत विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के कई बड़े नेता भी मौजूद थे। इसी दौरान डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि मैं देश के सभी मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ। देश में लाखों मुसलमान और ईसाई देशभक्त हैं। गुजरात पुलिस में भी हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। वे सभी देशभक्त हैं। तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता पर बलपूर्वक कब्जा जमाने के बाद से सीमा पार आतंकियों की हलचल बढ़ गई है। खुफिया एजेंसियां इसे बड़े खतरे के तौर पर देख रही है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक सीमा पर आतंकवादियों की गतिविधि में बढ़ोतरी की सूचना मिलने के बाद देश की खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि किसी भी अप्रिय स्थिति के लिए खुद को तैयार करने को लेकर राज्य की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के साथ उक्त इनपुट साझा किया गया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अगस्त के तीसरे हफ्ते के दौरान कंधार में पाकिस्तान से आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के नेताओं और तालिबान नेताओं के बीच में एक बैठक हुई थी। इस बैठक के बारे में पता चलने के बाद सभी खुफिया एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया। सूत्र बताते हैं कि इस बैठक में तालिबान नेताओं के एक समूह ने भाग लिया। इस बैठक में आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद ने भारत केंद्रित अभियानों में अपना समर्थन मांगा था। सूत्रों का कहना है कि बैठक में पाकिस्तान के मौजूदा राजनीतिक हालात पर भी चर्चाएं हुई। अधिकारियों का कहना है, हमने खुफिया एजेंसी को सोशल मीडिया पर बारीक नजर रखने के निर्देश दिए। हमें बीते 24 घंटों में पाकिस्तान के 2 आतंकियों को आजवाही के बारे में खुफिया इनपुट मिला है। सभी संबंधित एजेंसियों को आपस में सूचनाएं साझा करते रहने को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। मौजूदा वक्त में सभी राज्य और केंद्र की आतंकवाद रोधी इकाइयों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बक्सर के राजपुर प्रखंड में मानिकपुर गांव के हाई स्कूल के पास के मैदान में इमरजेंसी लैंडिंग करने वाले चीनूक हेलीकॉप्टर ने चौथे दिन आज उड़ान भर दी। चीनूक के उड़ते ही लोग भारत माता की जय के नारे लगाने लगे और तिरंगा दिखाकर हेलीकॉप्टर को विदा किया। पिछले 3 दिन के दौरान मैदान के चारों तरफ लोगों की काफी भीड़ जुटी हुई थी। इसके देखते हुए चाट पकोड़े और समोसे जलेबी की दुकानें भी खुल गई थी। पिछले 3 दिन के चिनूक हेलीकॉप्टर को देखने के लिए लोगों के आने का सिलसिला जारी था। यूपी से भी लोग मानिकपुर गांव पहुंच रहे थे। लोगों की भीड़ के कारण मानिकपुर में मेले जैसा नजारा देखने को मिल रहा था। इसी के चलते यहाँ चाट पकौड़ी और समोसे जलेबी की दुकानें भी सज गई। वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर के बुधवार शाम करीब 5 बजे इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। वायुसेना का यह चिनूक हेलीकॉप्टर इलाहाबाद से बिहटा एयरपोर्ट स्टेशन के लिए निकला था, लेकिन इंजन में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण बक्सर में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। चॉपर में तकनीकी खराबी को ठीक करने के लिए 3 दिन से 50 से ज्यादा वायु सैनिक मणिकपुर में जमा थे। उन्होंने मणिकपुर हाई स्कूल में ठहराया गया था, जहां उनके खाने पीने से लेकर तमाम इंतजाम गांव के लोगों द्वारा किए गए। इस सम्मान से वायु सैनिक बेहद खुश दिखे। उन्होंने कहा, जिस तरह का स्नेह ग्रामीणों से मिला है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। छत्तीसगढ़ में 1 महीने से जारी सियासी बहस अब खत्म होती नजर आ रही है। राज्य में शीर्ष नेतृत्व या कैबिनेट में बड़े बदलाव की जिन चर्चाओं के साथ छत्तीसगढ़ की पूरी सरकार दिल्ली पहुंची थी, वह मामला अब शांत होता दिख रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की सियासत में बता दिया कि असल में विधायक दल के नेता वही है। दिल्ली में दम दिखाने के बाद अब मुख्यमंत्री बघेल शनिवार को दोपहर को दिल्ली से रायपुर पहुंचेंगे। शुक्रवार को दिल्ली में दिन भर टेंशन के बाद शाम होते होते तमाम कांग्रेसी नेताओं के चेहरे पर सुकून नजर आया। माना कह रहे हो शुक्र है सब ठीक रहा। 40 से अधिक विधायक लगभग
सभी निगम के महापौर, निगम मंडल के पदाधिकारी कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय एआईसीसी दफ्तर में डेरा जमाए हुए थे। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के साथ राहुल गांधी के घर पर रहे। मुख्यमंत्री बघेल करीब 4 घंटे बाद पीएल पुनिया के साथ राहुल गांधी के घर से बाहर निकले। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की तमाम राजनीतिक स्थितियों की जानकारी हमने हमारे नेता को दे दी। छत्तीसगढ़ आने का न्योता भी दिया है। अगले सप्ताह राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आएंगे। ये बातें मुख्यमंत्री ने फौरन एआईसीसी दफ्तर जाकर इंतजार कर रहे विधायक और कांग्रेस के तमाम नेताओं को भी दी। इसी के बाद चेहरों पर संतोष का भाव लिए सभी नेता बाहर आए और एक दूसरे को बधाई देने लगे थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने शनिवार को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के एक बयान वाले वीडियो को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया। इस वीडियो के साथ दिए गए कैप्शन के जरिए मनीष तिवारी ने सिद्धू पर तंज कसा है। कैप्शन में उन्होंने अब अकबर इलाहाबादी की एक पंक्ति को लिखा, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। बता दें कि पंजाब कांग्रेस में आंतरिक कलह जारी है। राज्य में सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के गुट के बीच में चल रही और आजमाइशी के बीच अब मनीष तिवारी की ने भी एंट्री कर ली है। आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। दरअसल वीडियो में सिद्धू ने अपने भाषण में ईंट से ईंट बजा देने की बात कही थी। अमृतसर में शुक्रवार को दिए गए अपने भाषण में सिद्धू ने कहा था कि मैंने पार्टी आलाकमान से केवल एक ही बात कही थी, यदि मैं लोगों की उम्मीद पूरी नहीं कर सकता हूं और पंजाब मॉडल को लागू करता हूं तो मैं अगले 20 वर्षों तक कांग्रेस को राजनीति में हारने नहीं दूंगा। लेकिन यदि आप मुझे निर्णय नहीं लेने देंगे तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, क्योंकि दर्शनी घोड़ा होने का कोई फायदा नहीं। वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत मिलते हैं। My life, my Lyra. ब्रेक के बाद एक बार फिर के न्यूज नेशनल के मंच पे आपका स्वागत है। खबरों में बढ़े तो राजनीतिक दलों में अभी आपराधिक प्रवृत्तियों के लोगों के निरंतर बढ़ने का मामला भारतीय राजनीति के लिए चिंता का विषय बना जा रहा है। हमारे देश में राजनीति और अपराध का गठजोड़ चिंता का विषय बन चुका। उच्चतम न्यायालय ने भी समय समय पर ऐसे कृत्यों पर रोक लगाने के लिए दिशा निर्देश दिए। हाल ही में न्यायालय ने रामबाबू सिंह ठाकुर बनाम सुनील अरोड़ा और अन्य 2021 के मामलों में राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देश अब धैर्य खो रहा है और राजनीति में अपराधियों के प्रभाव में कमी होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। न्यायालय ने आपराधिक छवि वाले प्रत्याशियों की पूरी जानकारी नहीं दी जाने के कारण कई दलों पर जुर्माना भी किया। इस निर्णय में न्यायालय ने निर्वाचन आयोगों को निर्देश दिया है कि एक मोबाइल ऐप बनाकर दागिया आपराधिक छवि वाले प्रत्याशियों की पूरी सूचना उपलब्ध कराए। शीर्ष न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि ऐसे सांसदों और विधायकों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ भी बनाई जा सकती है। न्यायालय ने 2020 में पब्लिक इंटरस्टेट फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ मामलों में राजनीति के अपराधीकरण और अपराधियों के राजनीतिकरण पर रोक लगाने के लिए विस्तृत निर्देश दिए थे।
विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा इन्हें निर्देशों की अवहेलना किए जाने का हवाला देते हुए न्यायालय ने रामबाबू सिंह ठाकुर मामले में जुर्माना लगाते हुए तीखे विचार व्यक्त किए। वर्ष 2020 में दिए गए निर्देशों में निम्न निर्देश शामिल थे। पहला ये था कि प्रत्येक प्रत्याशी निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विहित प्रपत्र में उसके विरुद्ध लंबे सभी आपराधिक मामलों की सूचना देगा। दूसरा ये था कि कोई प्रत्याशी जो किसी राजनीतिक दल द्वारा दिए गए टिकट पर चुनाव लड़ रहा है वह उस दल को उसके विरुद्ध चल रहे सभी आपराधिक मामलों की भी सूचना देगा। इन सूचनाओं को राजनीतिक दल के आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक भी किया जाएगा। तीसरा, ऐसी सूचना समाचार पत्र और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित की जानी चाहिए। चौथा, प्रत्याशियों का चयन उनकी योग्यता और उपलब्धियों के आधार पर तय किया जाना चाहिए, न कि उनके चुनाव में जीतने की संभावना के आधार पर। पांचवा ये था कि इस संबंध में राजनीतिक दलों द्वारा एक रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को दी देनी चाहिए। न्यायालय ने ये दिशा निर्देश संविधान के अनुच्छेद 129 और 142 के तहत उसे प्राप्त शक्तियों के आधार पर दिए थे। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा गया है, यानी उसके निर्णय को भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। राजनीति में अपराधीकरण की जड़ें बहुत जम चुके हैं। विधायिका के कार्यपालिक और कार्यपालिका के न्यायपालिका की ओर बढ़ रही है। ऐसे आपराधिक छवि वाले नेताओं की संख्या वर्ष 2009 में 15% थी, जो 2014 में बढ़कर 17% हो गई। एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की हाली एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में ऐसे नेताओं की संख्या बढ़कर 19% हो गई। इनमें से लगभग 13% ऐसे थे जो जघन्य अपराधों जैसे कि हत्या, दुष्कर्म, अपहरण आदि मामलों में संलग्न थे। एडीआर की रिपोर्ट में जो एक गंभीर बात सामने आई थी वो ये है कि वर्ष 2009 में लोकसभा के कुल सदस्यों में से लगभग 30% सदस्यों पर आपराधिक मामले दर्ज थे। उनकी संख्या 2014 में बढ़कर 34% और 2019 में 43% हो गई। ऐसे आपराधिक छवि वाले सदस्यों की कुल संख्या में 29% ऐसे थे जो जघन्य अपराधों से संबंधित थे। भारत के निर्वाचन आयोग के अनुसार देश में पंजीकृत राजनीतिक दलों की संख्या 2698 है, जिनमें से 8 राष्ट्रीय, 52 राज्य स्तरीय, 2638 अन्य दल के हैं। लगभग सभी राजनीतिक दल अपराधीकरण से प्रभावित हैं। महत्वपूर्ण ये है कि ऐसे अपराधीकरण के लिए साक्षरता, विकास, सकल घरेलू उत्पादक या नगरीकरण जैसे कारक उत्तरदायी नहीं है। अब सेना के जवानों की जैकेट से भी चलेगी गोली। अब जवानों की जैकेट भी दुश्मनों पर गोली बरसा सकेंगी। MIT के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के अटल कम्युनिकेशन सेंटर में ऐसी हाईटेक जैकेट तैयार की गई जिसमें लाइव गन कैमरे और सेंसर लगाए। ये जैकेट पहले जवान घायल होता है तो कंट्रोल रूम को इसकी सूचना मिल जाएगी। MIT में इनोवेटर श्याम चौरसिया ने अटल इनोवेशन सेंटर में देश के जवानों के लिए विशेष बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की। वायरलेस तकनीक से लैस हाईटेक जैकेट दुश्मनों के हमले और नुकसान होने के बाद भी एक्टिव रहती है। जैकेट गन में एक वायरलेस ट्रिगर भी लगाया गया है जैकेट के जिससे जैकेट से गोली चलेगी। सैनिक के घायल होने पर लोकेशन के साथ कंट्रोल रूम को सूचित भी कर दिया जाएगा। श्याम चौरसिया बताते हैं कि जैकेट में 11 mm के 2 बैरल लगाए गए, इसे आगे या पीछे लगाया जा सकता है। जैकेट लाइव कैमरे से लैस है। ऐसे में ऐसी व्यवस्था बनाई गई जो टारगेट को आसानी से साध सकती है। जैकेट में लगाए गए 2 बैरल को अपनी सुविधा अनुसार किधर भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस जैकेट से सुरक्षा में एक नई क्रांति होगी। सेना के जवानों को अपनी सुरक्षा में मदद मिलेगी। बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी गन की मारक क्षमता 200 मीटर तक है। इस प्रोजेक्ट पर 22 हजार रुपये तक खर्च आता है। इसमें 3.60 वोल्ट 9 वोल्ट की बैटरी, सोलर प्लेट, अलार्म, ट्रांसमीटर, रिसीवर, GPS, मैपल पाइप और कैमरा 10 mm का पाइप लगाया गया है।
2019 में 7 राष्ट्रीय पार्टियों के 4,758 करोड़ रुपए की आय हुई। ऐसे में अकेले भाजपा की आय 3,623 करोड़ रुपए यानी कि 76% रही। वहीं राजनीतिक दलों ने 3,429 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड बनाए या उनकी आय का प्रमुख स्रोत बने। ये दावा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक नई रिपोर्ट में किया गया। साल भर में राजनीतिक दलों ने 3,429 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड बनाए। ऐसे में 27.29% चार प्रमुख दलों भाजपा, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और एनसीपी द्वारा भुनाए गए। भाजपा में साल भर में 3,623 करोड़ की आय दिखाई गई, लेकिन इनमें से 1,651 करोड़ रुपए ही खर्च किए। कांग्रेस को 682 करोड़ की आय हुई और उसने 998 करोड़ खर्च किए। उसका खर्च आय के करीब 46% रहा। तृणमूल ने 143 करोड़ रुपए की आय में से 107 करोड़ रुपए खर्च किए। 7 दलों में भाजपा, कांग्रेस, भाकप, एनसीपी, बसपा और तृणमूल कांग्रेस शामिल है। राष्ट्रीय दलों को सबसे अधिक आयदान और अन्य प्रकार के योगदान से हुई। इस माध्यम में भाजपा के 3,427 करोड़, कांग्रेस को 469 करोड़, तृणमूल को 108 करोड़, माकप को 93 व भाकप को 3 करोड़ रुपए की आय हुई है। भाजपा ने 2018-19 में 2,410 करोड़ कमाए। अगले वर्ष ये 3,623 करोड़ पर पहुंचे। इसके विपरीत कांग्रेस की आय 25.59 कर 918 करोड़ से 162 करोड़ पर रह गई। सोशल मीडिया पर कथित तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जान से मारने की धमकी देने के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय के एक प्राध्यापक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को बताया कि यह मामला पीएचडी शोधार्थी तमाल दत्ता द्वारा की गई शिकायत के आधार पर किया गया था। भट्टाचार्य ने कहा कि भारतीय संहिता डराने का चिंतित करने की और उनके सामने 120 के तहत ये मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि प्राध्यापक को फिलहाल हिरासत में नहीं लिया जा सकता है। भट्टाचार्य से संपर्क करने पर उन्होंने बताया, मैंने मुख्यमंत्री के खिलाफ किसी तरह की टिप्पणी नहीं की। शिकायतकर्ता तृणमूल कांग्रेस का समर्थक है। मैं पुलिस के कदम उठाने की प्रतीक्षा कर रहा हूं और उसी के बाद ही इस पर कानूनी सलाह लूंगा। तृणमूल कांग्रेस समर्थित पश्चिम बंगाल कॉलेज विश्वविद्यालय प्राध्यापक संगठन ने भट्टाचार्य के सोशल मीडिया पोस्टों की भी निंदा की। अप्रैल 2012 में यादवपुर विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र के प्राध्यापक अंबिकेश महापात्रा को मुख्यमंत्री का मजाक उड़ाते हुए एक कार्टून कथित रूप से लोगों को भेजने के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया था। राजधानी के मिसरोद थाना क्षेत्र में खुदकुशी और हत्या की सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां शनिवार को एक सिविल इंजीनियर की पत्नी के साथ जहर पी लिया, साथ ही बेटे और बेटी का टाइल्स कटर के गला काटकर हत्या की गई। घटना में इंजीनियर और बेटे की मौत हो गई। वहीं बेटी और पत्नी को हमीदिया अस्पताल में भर्ती किया गया। उनकी स्थिति भी अभी नाजुक है। घटना के पीछे आर्थिक तंगी का कारण सामने आया। मिसरोद थाना पुलिस के अनुसार रवि ठाकरे परिवार समेत 102 मल्टी सहारा एस्टेट में रहते थे। परिवार में पत्नी, बेटा और एक बेटी थी। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह 7 बजे जहर खाने के बाद रंजना पड़ोसी के घर पहुंची थी। अजय को उन्होंने पूरी कहानी बताई। अजय ने तुरंत पुलिस को सूचना दी थी। सूचना पर एसपी साई कृष्णा, एएसपी राजेश भदौरिया, एसडीओपी अमित मिश्रा और मिसरोद थाना प्रभारी निरंजन शर्मा मौके पर पहुंचे। वहां देखा तो दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़कर वो अंदर घुसे थे और कमरे में सभी बेहोश पड़े थे। उनके मुंह से झाग निकल रहा था। तत्काल उन्हें अस्पताल भिजवाया गया, जहां डॉक्टर ने रवि और चिराग को मृत घोषित किया। वहीं गुंजन और रंजना की हालत गंभीर है। मौके पर खून से सनी टाइल कटर भी मिली। पुलिस का कहना था कि आशंका है कि पहले रवि और रंजना ने जहर पिया, इसके बाद इंजीनियर ने सोते में बेटी का कटर से गला रेंता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला इंग्लैंड ने पारी में और 76 रन के जीत लिया है। इंग्लैंड लीड्स में खेले हुए इस मुकाबले में टीम इंडिया चौथे दिन दूसरी पारी में 278 रन पर सिमट गई।
वह यह साल की टीम इंडिया की सबसे बड़ी हार है। इसी के साथ सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। भारत ने लॉर्ड्स में खेले गए पिछले टेस्ट में जीत हासिल की थी। टीम इंडिया ने चौथे दिन 2 विकेट पर 215 रन से आगे खेलना शुरू किया और 218वें रन तक आते आते ऑल आउट हो गई। 63 रन बनाने में टीम में आज चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज का विकेट गंवा दिया। भारत की ओर से पुजारा ने सबसे ज्यादा 91 रन की पारी खेली। इसके अलावा कोहली 55 रन बना सके। टीम इंडिया ने पहली पारी में 78 रन बनाए थे, वहीं इंग्लैंड ने पहली पारी में 432 रन बनाए। इस लिहाज में इंग्लैंड को 356 रन की बढ़त हासिल थी। टीम इंडिया ने चौथे दिन 2 विकेट पर 215 रन से आगे खेलना शुरू किया और 278 रन तक आते आते ऑल आउट हो गई। 63 रन बनाने में टीम ने आज चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज का विकेट गंवा दिया। भारत की ओर से पुजारा ने सबसे ज्यादा 91 रन की पारी खेली। इसी के अलावा कोहली ने 55 रन बना सके। टीम इंडिया ने पहली पारी में 78 रन बनाए, वहीं इंग्लैंड ने पहली पारी में 432 रन बनाए थे। इसी लिहाज से इंग्लैंड को 354 रन की बढ़त हासिल थी। टीम इंडिया पहली पारी में 78 रन पर सिमट गई। भारत के सिर्फ 2 ही बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा छू सके। रोहित शर्मा 19 रन के साथ सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले बल्लेबाज रहे। इसके अलावा विराट कोहली 7 रन, चेतेश्वर पुजारा 1, लोकेश राहुल 0, अजिंक्य रहाणे 18 रन, पंत 2 रन ही बना सके। जेम्स एंडरसन और क्रेग ओवर्टन ने 3-3 और ओली रॉबिन्स और सैम करन ने 2-2 विकेट झटके। इसी के साथ ही अभी खबरों में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।